Good morning, student. Hopefully, you're doing well. Today's our topic is crystal field theory about tetrahedral complexes. इससे पहले हम ऑक्टाहेड्रल complexes को डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि tetrahedral complexes पे हम crystal field theory को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. Crystal field theory for tetrahedral complexes can also be explained in 5 steps, which are as follows. ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस की तरह हम किस टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के ऊपर भी CFT को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको 5 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया गया है. स्टेप 1 क्या है? शेप ऑफ 5D ऑर्बिटल्स. जैसा कि हम जानते हैं कि D सब शेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स और उनके नेम जो है वो हैं D x y D x y YZ ZX Z स्क्वायर X स्क्वायर डैश Y स्क्वायर. अब ये D के 5 ऑर्बिटल जो है आमतौर पर डिजेनरेट होते हैं, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं डी स्प्लिटिंग. अब हमारे पास इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. कुछ ऑर्बिटल्स को आप कहते हैं एक्सियल या EG सेट ऑफ ऑर्बिटल और कुछ होते हैं नॉन एक्सियल, जिसको आप कहते हैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. पहले देखते हैं एक्सियल क्या होते हैं. आउट ऑफ 5D ऑर्बिटल्स 2 ऑर्बिटल DZ स्क्वायर एंड X स्क्वायर Y स्क्वायर बीइंग प्रेजेंट ओवर द एक्सिस आर नोन एज एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. होता यह है कि जो कि हम पहले बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऑर्बिटल जिसका नाम है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये ऑर्बिटल जो इनकी ओरिएंटेशन होती है एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस. जिस तरह आपको ये dz ऑर्बिटल नजर आ रहा है dz स्क्वायर, ये सारे का सारा z एक्सिस पे है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये इन 2 एक्सिस के ऊपर होता है. सो इनको हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स. लेकिन जो हमारे पास बाकी हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल्स इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो होती है बिटवीन द एक्सिस. जिस तरह कि इस ऑर्बिटल को देख लें, ये y है और ये x है और ये x और y के दरमियान में इसकी लोब है. सो इनको हम कहते हैं नॉन एक्सियल और इसमें हमारे पास dxy yz और zx ऑर्बिटल आ जाते हैं. सो ये हमारे पास स्टेप 1 था, शेप ऑफ 5D ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट है स्टेप 2, ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स. अब टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो है अब सबको क्लियर है कि उसमें एक बॉन्ड ऊपर होता है और 3 बॉन्ड नीचे होते हैं. अगर किसी टेट्राहेड्रल को हम प्लेस करते हैं किसी बॉक्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो उस बॉक्स या क्यूब की बॉडी में आ जाता है. जिस तरह आप आमतौर पे पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो ये चला गया बॉडी में. बाकी रह गया 4 डिफरेंट लिगेंड्स. तो याद रखें ये जो लिगेंड्स होते हैं फिर ये कॉर्नर्स की तरफ ओरिएंट होते हैं. यानी अगर ये फर्स्ट कॉर्नर की तरफ इधर हो गया पहला लिगेंड, उसके बाद ये सेकंड लिगेंड, ये थर्ड लिगेंड एंड फोर्थ लिगेंड. इसका मतलब है किसी टेट्राहेड्रल सिस्टम को अगर आप एक क्यूब के अंदर प्लेस करते हैं तो लिगेंड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड द कॉर्नर. यानी कि लिगेंड जो है वो कॉर्नर वाली साइड से आकर सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा. और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कसेबल है, क्योंकि हमें पता है कि कॉर्नर जो होता है, अगर गौर से देखें, लेट से ये आपके पास एक एक्सिस है, ये दूसरा, लाइक इसको अगर आप एक्स एक्सिस कह देते हैं, जिस तरह यहाँ पे ओरिएंट किया गया है, इसको कहा गया है क्या चीज़, एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले को कहा गया है जेड और इसको कहा गया है वाई. तो इस वक्त ये एक्स है और ये जेड है और लिगेंड जो है इन दो एक्सिस के दरमियान से आकर अप्रोच कर रहा है. या यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एक्सिस है, लेट से ये जेड है और ये वाई एक्सिस है और लिगेंड इन दो एक्सिस के बिटवीन से आकर अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को. या फिर अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस केस में भी ऐसा ही है, ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर. हमेशा
लिगेंड कॉर्नर से आता है, और याद रखें कॉर्नर जो होता है वो दो एक्सिस के बिटवीन में होता है। If a tetrahedral structure is considered in a box, then its bonds will orient toward the corner of the cube, while corners are always between the two axes. Its mean orbital of the tetrahedral central metal atom are oriented toward the toward between the axes. So इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड जो है वो बिटवीन द एक्सिस आएंगे। तो अब आप दोबारा वापस जाएं और डी के 5 ऑर्बिटल्स को कंसीडर करें। हमने क्या कहा था कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस, 2 ऑर्बिटल होते हैं ऑन द एक्सिस। अब जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल की लोब्स हैं, लिगेंड उनको कुछ नहीं कहेगा या उनका लिगेंड के साथ बहुत कम इंटरेक्शन होगा, क्योंकि लिगेंड की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस नहीं है बल्कि वो है बिटवीन द एक्सिस। और ये जो बाकी 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये लिगेंड से ग्रेटली इफेक्ट होंगे। अभी हमारे पास क्या है, स्टेप 3 है। स्टेप 3 हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग किसे कहते हैं, डी स्प्लिटिंग को कहते हैं। और स्प्लिटिंग तब होती है जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को। ये क्या कहता है, the d orbital splitting diagram is in the inverse of that for an octahedral complex। तो हमारे पास क्या है, the two set of orbitals are labeled E and T2। the subscript G is not needed here, it is only used for the system that possesses a center of symmetry। टेट्राहेड्रल सिस्टम डू नॉट हैव एनी सेंटर ऑफ सिमेट्री। इससे पहले अगर हम देखें प्रीवियसली, तो हम ऑर्बिटल्स को डिवाइड करते थे T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में। तो अब उन ऑर्बिटल्स में से G हमने रिमूव कर दिया, तो अब इसको हम जस्ट E and T कहेंगे, E and T2 कहेंगे, जबकि G का वर्ड साथ में यूज़ नहीं करेंगे। G हम कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे जीरेटेड होते हैं, यानी कि कोई भी कंपाउंड जब हमारे पास सिमेट्रिक होता है या जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, जिस तरह के ऑक्टाहेड्रल में होता है। तो टेट्राहेड्रल में जो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, तो इसके लिए आप सबस्क्रिप्ट G यूज़ नहीं कर सकते। स्प्लिटिंग किस तरह होगी, अब जैसे कि बताया गया है कि डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं 3, ये लिगेंड के साथ ग्रेटर इन्फ्लुएंस रखेंगे, ग्रेटर इंटरेक्शन करेंगे, या इनकी और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से ये 3 ऑर्बिटल चले जाएंगे हाई एनर्जी में। और जो कि डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो ऑर्बिटल्स हैं जो कि जिनकी डायरेक्शन है टुवर्ड द एक्सिस, लेकिन अभी तो लिगेंड एक्सिस से नहीं बल्कि एक्सिस के दरमियान से अप्रोच कर रहे हैं। सो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो रहेगी। सो इस तरह ये आपस में स्प्लिट हो जाएंगे और इसको आप कहते हैं डेल्टा टी। प्रीवियस केस में हमने इसको डेल्टा ओ कहा था। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी और ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। सो अब यहाँ पर हमारे पास होगा डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल सिस्टम। The separation between the two set of orbital is known as delta t. The subscript t signifies the tetrahedral crystal. It should be noted by the del t is and याद रखें कि del t जो है is smaller than del o, क्योंकि वहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे स्प्लिटिंग उससे कम होती है। नेट del t जो हमारे पास है ये 4/9 ऑफ डेल ओ के इक्वल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल टी जो है ये स्मॉलर है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का ये 4/9 अप्रॉक्सीमेटली हाफ बनता है, तो ये उसके हाफ के इक्वल होती है। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। D1 से लेकर D10 सिस्टम तक हम देखना चाहेंगे कि किसी भी मेटल की कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो तो उसके D के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस ऑर्बिटल में रहेंगे, लो स्पिन में और हाई स्पिन में। तो पहली बात यह है कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड
इट विल बी द हाई स्पिन। जितने भी आपके पास कम्प्लेक्सेस हैं टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस, जिसमें चाहे वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सारे कम्प्लेक्स हाई स्पिन के होंगे। अब क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास क्या है इसमें, अच्छा, जैसे कि डिस्कस किया गया है कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड इट विल बी ऑफ हाई स्पिन। इससे पहले जो डायग्राम आपको शो हो रहा था वो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल का था, जिसको मैंने अभी रिप्लेस किया है। और अभी जो आपके सामने डायग्राम आ रहा है स्पिन डायग्राम, ये है अबाउट टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। पहली बात तो ये याद रखनी है आपने कि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ऑलवेज जो कम्प्लेक्स होता है वो हाई स्पिन, यानी हाई स्पिन वो कम्प्लेक्स होता है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। सो अगर हमारे पास ये नीचे है Eg ऑर्बिटल, ऊपर T2G ऑर्बिटल है और सिस्टम है D0। जब D0 सिस्टम होता है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन दोनों में नहीं होते। उसके बाद अगर D1 सिस्टम की बात करें तो वो यूजुअली हम जानते हैं कि आमतौर पर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में रहना चाहता है, और इस वक्त लो एनर्जी जो है वो है Eg। तो Eg में एक इलेक्ट्रॉन होगा, T2G में एक भी नहीं होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है साथ साथ हुंड्स रूल को फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होंगे, तो दोनों Eg में होंगे, T2G में एक भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं D3 सिस्टम की, इसमें दो इलेक्ट्रॉन Eg में होंगे और एक इलेक्ट्रॉन होगा T में, सॉरी आई एम सेइंग T2G बट इट्स एक्चुअली T एंड T2 एंड E। इसी तरह हमारे पास अगर D4 सिस्टम है तो उसमें E में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन होंगे T2 में। इसी तरह अगर D5 सिस्टम है तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, 5d ऑर्बिटल्स, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, D6 सिस्टम है तो फिर अगेन फिलिंग जो है आप लो टू हाई एनर्जी करते हैं तो पहले E वाले फिल होंगे, E में दो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और ऑल 3 इलेक्ट्रॉन E में होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे T2 में। नेक्स्ट आपके पास सिस्टम है D7 में जो है नीचे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे E में और T2 ऑर्बिटल में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। D8 सिस्टम में अब ऊपर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो नीचे 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन। D9 सिस्टम में नीचे 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन और फाइनली D10 सिस्टम में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे। सो ये हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 10 तक। अब हम चलते हैं इसके फाइनल स्टेप की तरफ, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की जो वैल्यू है फॉर द टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस, उसमें याद रखें कि जो हमारे पास Eg ऑर्बिटल होते हैं जो बेसिकली नीचे वाले हैं, जिनको अभी हमने E ऑर्बिटल कहा है, उनकी एनर्जी इस मर्तबा 0.6 जो पॉइंट्स हैं डेल पॉइंट्स वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो T2G जिसको आप अभी T2 ऑर्बिटल कह रहे हैं उनकी एनर्जी 0.4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स याद है तो उसमें उलट हुआ था, उसमें जो नीचे वाले ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी जो है 0.4 टाइम जो है डिक्रीज हुई थी और ऊपर वालों की 0.6 टाइम इंक्रीज हुई थी। अब क्योंकि डिवीजन ही उल्टी है तो हमारे पास जो बेसिकली देखें यहाँ पर -0.6 क्यू का मतलब है, क्यू क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि लोअर ऑर्बिटल्स की एनर्जी में 0.6 का डिक्रीज आएगा, पहले 0.4 का डिक्रीज आया था, और ऊपर के ऑर्बिटल में पहले 0.6 का एनर्जी का इजाफा हुआ था, अभी यहाँ पर जो है उनमें 0.4 का इंक्रीज होगा। तो चूँकि सारा डायग्राम ही उलट है सो एनर्जी स्प्लिटिंग जो है और उनकी जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू भी डिफरेंट होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप जो है इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो चुके होंगे कि क्या मेजर डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में। सो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड केस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और थर्ड केस हमारे पास है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस और उनके ऊपर हम CFT को अप्लाई करेंगे।